दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू होने वाली जंग को आज लगभग 3 हफ्ते के करीब वक्त गुजर चुका है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये जंग ठंडी होने की बजाय गर्म से गर्म होती जा रही है। ऊपर से वक्त के साथ इसराइल के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के खतरनाक हमले के बाद जिस इरादे के साथ इसराइल फौरन इस जंग में कूदा था, जो मकसद वो हासिल करना चाहता था, उस मकसद में से वो कुछ परसेंट भी हासिल ना कर सका है। बल्कि इसके उलट इस मकसद को जल्दी से जल्दी हासिल करने के लिए उसने गाजा के अंदर जो तबाही मचाई है और जो हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली है, इसकी वजह से इसराइल न सिर्फ दुनिया के ज्यादातर देशों का सपोर्ट खो चुका है, बल्कि जो देश अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अल जजीरा की तरफ से गाजा का जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, उसके मुताबिक 7700 के करीब वहां पर लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 3600 के करीब तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, जबकि 1800 से 1900 के करीब औरतें हैं और इनमें भी लगभग 400 के करीब बूढ़े लोग शामिल हैं। तो अब अगर इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों को मिला लिया जाए तो ये 5500 से 6000 के करीब बनते हैं। अब मरने वाले लोगों में जवान लोगों की तादाद सिर्फ 1700 के करीब रह गई और इसमें से भी कितने लोग हमास से जुड़े हुए थे या कितने आम लोग थे, ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट भी इसी तरह का इशारा देती है कि जिस तरह की तबाही इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की मदद से गाजा में मचाई है, उस तरह का नुकसान या फिर उससे आधा या आधे से भी आधा नुकसान वो हमास को नहीं पहुंचा सका है। इस चीज का एक बड़ा सबूत ये भी है कि पिछले 3 हफ्तों के अंदर ये भी महसूस किया गया है कि जब जब इसराइल की तरफ से हमास को बड़ी बड़ी धमकियां दी गई और जब जब एक साथ बहुत जगह पर एयर स्ट्राइक्स की गई, तो उसके जवाब में हमास की तरफ से और भी बड़ी तेजी के साथ रॉकेट्स छोड़े गए। फिलहाल ये बात तो न सिर्फ अमेरिकी और इजरायली एक्सपर्ट्स की तरफ से ही बल्कि दुनिया के बाकी इलाकों के एक्सपर्ट्स की तरफ से भी क्लियर कर ही दी गई है कि अगर वाकई इसराइल को हमास से मुकाबला करना है और उसको ख़त्म करना है, तो इसराइल को हर हाल में गाजा की ज़मीन पर उतरना ही पड़ेगा, यानी वो आसमान से हमास को कभी ख़त्म कर ही नहीं सकता है। यही वजह है कि इसराइल ने भी बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही ग्राउंड इन्वेजन का ऐलान कर दिया था और तैयारियां बड़े जोरों शोर से शुरू कर दी थीं। शुरू से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हम बहुत जल्द ही गाजा की जमीन पर हमास से निपटने के लिए जा रहे हैं। लाखों सैनिकों, हजारों टैंकों के साथ गाजा पर जमीनी हमला करने की इसराइल की ये जो धमकी थी, जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, आज 3 हफ्ते से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ धमकी ही है और आज तक हकीकत में नहीं बदल सकी है। बल्कि इसके उलट इस तरह की खबरें कई बार निकल कर आईं कि जब जब इसराइल की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन की तैयारियां और तेजी के साथ शुरू की गईं या फिर इरादा किया गया, तब तब उसके सबसे बड़े मददगार अमेरिका की तरफ से ही उसको रोक दिया गया। अमेरिका की तरफ से उसको वार्निंग दी गई कि ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल ना करो, वरना ये तुम्हारे इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि टीवी पर बैठकर इसराइल के भी कई पुराने जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी बार बार यही बात दोहराई कि गाजा का ग्राउंड इन्वेजन इसराइल के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगा। बल्कि ये तो एक जाल है कि जो हमास ने इसराइल के लिए बिछाया है और हमास खुद ही चाहता है कि इसराइल आए, और अगर इसराइल गया तो यकीनी तौर पर वो फंस कर रह जाएगा। इवन 2-3 दिन पहले तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही थी कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि इसराइल की मिलिट्री पूरी तरीके से तैयार है। उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स ने जब अपनी गवर्नमेंट से ग्राउंड इन्वेजन मतलब कि जमीनी हमला करने की इजाजत मांगी, तो वहाँ के प्रधानमंत्री मतलब नेतन्याहू ने खुद ही सिग्नेचर करने से मना कर दिया। नेतन्याहू ने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेतन्याहू को भी ये खतरा सता रहा है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन फेल हुआ तो राजनीतिक करियर पूरी तरीके से संकट में आ जाएगा। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर इसराइल जैसी एक बड़ी ताकत कि जिसके पास न सिर्फ अमेरिका का ही भरपूर सपोर्ट है बल्कि यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसे बड़े ग्रुप भी पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी वो गाजा जैसे एक छोटे से इलाके पर जमीनी हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा है, बावजूद इसके कि उसको पता है कि उसके मुकाबले में जो हमास नाम का ग्रुप है वो न सिर्फ साइज में ही उससे कई गुना छोटा है बल्कि ताकत के मामले में भी उसके सामने दूर दूर तक नजर नहीं आता है, क्योंकि हमास के पास ना तो इसराइल की तरह एडवांस हथियार मौजूद हैं और ना ही दुनिया का कोई भी देश उसको खुलकर सपोर्ट करता है। हाँ दोस्तों, जमीन के नीचे सुरंगों का वो जाल कि जो पिछले कई सालों में हमास ने बड़ी तेजी के साथ तैयार किया है। बल्कि गाजा के बारे में तो ये माना जाता है कि ये गाजा पट्टी जितनी ऊपर आबाद है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे आबाद है। मतलब कि हमास के लोगों ने अंडरग्राउंड पूरे के पूरे शहर बसा रखे हैं और हमास नाम का ये पूरा का पूरा ग्रुप जमीन के नीचे से ही ऑपरेट करता है। इनके न सिर्फ सारे लड़ाके ही जमीन के नीचे रहते हैं बल्कि इनके सारे हथियार, इनकी सारी ट्रेनिंग और इनका सारा काम, इनकी सारी प्लानिंग सब कुछ जमीन के नीचे से ही होती है। और यही वजह है कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार इसराइल गाजा के ऊपर जिस तरह की बमबारी कर रहा था, उससे तो शायद हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी इसको कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है।
तो सीधा साधा मतलब ये हुआ कि अगर इजराइल की फौज गाजा की जमीन पर उतरती है तो उसका मुकाबला खुले मैदान में नहीं होगा, बल्कि उसको गुरिल्ला जंग लड़नी पड़ेगी। ऐसे फाइटर्स से जंग करनी पड़ेगी कि जो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे मौजूद खुफिया सुरंगों में रहते हैं और वहीं से निकल कर उसके ऊपर अटैक करेंगे। और ये गुरिल्ला जंग या फिर ये टनल्स वॉर जो होती हैं, मतलब जो सुरंगों के ज़रिए से लड़ी जाती हैं, ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं ये बात अमेरिका से बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि गुरिल्ला वॉर या फिर सुरंगों की मदद से लड़ी गई जंगों ने जो दर्द अमेरिका को दिया है वो शायद दुनिया के किसी और देश को नहीं दिया है। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी इन सुरंगों की वजह से ही इतिहास में छोटी सी ताकत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1960 और 70 के बीच में लड़ी गई वियतनाम वॉर के बारे में। वही जंग कि जिसको आज भी अगर अमेरिका के पुराने लोग याद कर लेते हैं तो उनका दिल रोने लगता है। यही वजह है कि इजराइल जोश में भले ही बार बार ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता हो और इन सुरंगों में रहने वाले फाइटर्स से लड़ने की कोशिशें करता हो, मगर अमेरिका हमेशा इस चीज के खिलाफ जा रहा है और इजराइल को हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि ऐसा ना करो वरना ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। तो दोस्तों, ये सुरंगों वाली जंगें कितनी ज्यादा अलग और कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं और इनसे अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी इतना ज्यादा क्यों डरता है, इसको जानने और समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये बात है सन 1960 और 70 के बीच की कि जब वियतनाम नाम का हमारी दुनिया का ये मशहूर देश दो टुकड़ों में बटा हुआ था, जहां एक तरफ साउथ वियतनाम में तो अमेरिका की सपोर्ट से एक ताकतवर हुकूमत कायम थी, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम में एक कमजोर कम्युनिस्ट हुकूमत हुआ करती थी। वैसे तो इस हुकूमत को भी सोवियत संघ और चाइना जैसे देशों का सपोर्ट हासिल था, मगर वो बहुत ही खुफिया तौर पर था और बिल्कुल न होने के बराबर था। नॉर्थ वियतनाम वाले चाहते थे कि किसी तरह से साउथ वियतनाम को भी अपने कंट्रोल में कर लिया जाए और पूरा एक ही देश बना लिया जाए, मगर अमेरिका और इसके जो बाकी यूरोपियन दोस्त देश थे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। अमेरिका ने फौरन साउथ वियतनाम को बचाने के लिए नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ अपनी पूरी फौज उतार दी। नॉर्थ वियतनाम के उस दौर के लीडर ने जब ये देखा कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश उसके दुश्मन के साथ खुलकर खड़ा हो चुका है, बल्कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं और अमेरिका के सारे दोस्त भी उसके साथ आ चुके हैं, तो वो फौरन समझ गया कि इन जैसे ताकतवर देशों से जंग जीतना तो दूर बल्कि इनके सामने जंग के मैदान में खड़ा होना भी बेवकूफ़ी साबित होगी। इसीलिए उसने फौरन दिमाग से एक ऐसा फैसला लिया कि जिस फैसले ने हमारी दुनिया के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। वो फैसला ये था कि इसने फौरन ये ऑर्डर दिया कि हम लोग जंग अब ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे लड़ेंगे। मतलब हम लोग ज़मीन के नीचे एडवांस सुरंगें बनाएंगे और उनके अंदर रहकर ही इन बड़ी ताकतों का मुकाबला करेंगे। वैसे तो दोस्तों, इन लोगों ने बहुत पहले ही फ्रांस जैसी बड़ी ताकत से मुकाबला करने के लिए अपने इलाके में सुरंगें बनाई थी, मगर वो सुरंगें काफ़ी पुरानी थी और लो लेवल की थी। इस बार इन्होंने न सिर्फ लंबी लंबी नई सुरंगें तैयार की बल्कि अपनी सुरंगों को एडवांस भी किया। ये सैकड़ों किलोमीटर पर फैला हुआ सुरंगों का वो जाल था कि जो दुश्मन के लिए तो किसी भूल भुलैया से कम नहीं था, मगर दूसरी तरफ जो नॉर्थ वियतनाम के लोग थे उनके लिए तो ये खुद में एक अपनी दुनिया थी। इन अंडरग्राउंड सुरंगों के अंदर हर वो चीज़ मौजूद थी कि जो एक आम दुनिया में मौजूद होती है। हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, गोदाम हुआ करते थे, आराम की जगह हुआ करती थी, मीटिंग रूम हुआ करते थे, किचन हुआ करते थे, हर चीज़ हुआ करती थी। और तो और सिनेमा भी हुआ करते थे, मतलब वो थिएटर भी हुआ करते थे कि जिसमें ये लोग अपनी फौज को प्रोपेगेंडा मूवीज वगैरह भी दिखाया करते थे। अमेरिका और उसके सभी साथियों के लिए ये टनल्स मतलब कि ये सुरंगों का जाल ही मौत का कुआं साबित हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो इन सुरंगों की वजह से अमेरिका की वो महंगी और ताकतवर पूरी बायो सेना ही खत्म हो गई कि जिस पर वो इतिहास में हमेशा से नाज करता आया था। जाहिर है आसमान में उड़ने वाले वो एडवांस हथियार के जो करोड़ों और अरबों रुपए में तैयार हुए हैं, वो उन लोगों का क्या ही बिगाड़ सकते हैं कि जो जमीन के भी बहुत नीचे छिपे बैठे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितनी भी टनल्स हुआ करती थी, इन सब का जो दरवाज़ा हुआ करता था, मतलब जो मुंह हुआ करता था, वो ऐसी ऐसी जगहों पर खुला करता था कि जिनके बारे में अमेरिकन फौजी सोच भी नहीं सकते थे। कभी तो ये बिल्कुल घने जंगलों में खुला करता था, तो कभी किसी सुरंग का दरवाज़ा झील में ऐसी जगह पर खुला करता था जहाँ पर आपको तैर कर जाना पड़े। दूर से देखने पर वो थोड़ी सी झाड़ी मालूम होती थी, मगर झील के पास मौजूद वो झाड़ी नहीं बल्कि किसी सुरंग का दरवाज़ा होता था। कभी तो ये किसी पेड़ की जड़ में खुल जाता था, तो कभी कभी किसी सुरंग का दरवाज़ा गांव में जो जानवरों के बाड़े होते हैं उनके अंदर खुला करता था। अब अमेरिका और उसके दोस्तों की फौज के लिए परेशानी की बात ये थी कि जब भी ये लोग इधर उधर निकला करते थे, इनकी फौज की गाड़ियां जा रही होती थी या इनकी फौज का पैदल काफिला जा रहा होता था, तभी अचानक से एक दुबला पतला वियतनामी फौजी जमीन को चीर कर कहीं से निकलता था और गोलियों से फायरिंग करके एक साथ कई फौजियों को मार दिया करता था। और जब तक वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, वो चंद लम्हों में ही गायब हो जाता था।
बहुत ढूंढने पर कुछ मिलता ही नहीं था और कभी कभी अगर कुछ मिलता था तो सुरंग का छोटा सा दरवाजा मिलता था कि जिसमें से सिर्फ एक दुबला पतला आदमी ही अंदर जा सकता है। अब अमेरिकन फौजी उस छोटी सी सुरंग में गोली तो चला नहीं सकते थे क्योंकि वो कोई सीधी नहीं हुआ करती थी बल्कि कुछ आगे बढ़कर ही मुड़ जाया करती थी, तो गोली भी नहीं चला सकते थे और उसमें जा भी नहीं सकते थे। जा इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि वो सुरंग आगे बढ़कर ही जैसे ही मुड़ा करती थी तो वो कई तरफ मुड़ती थी, मतलब उसके कई रास्ते हुआ करते थे मगर उसमें से असली रास्ता एक ही हुआ करता था, बाकी सारे रास्ते दुश्मन को फंसाने के लिए हुआ करते थे। और जाहिर है उसमें से असली और सही रास्ता कौन सा है ये वही जानता था कि जो इसमें रहता था या फिर इससे बाहर आया था। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब अमेरिका वाले ग्रुप को ये महसूस हुआ कि उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग बॉम्ब का इस्तेमाल करें। हम लोग अगर इन टनल्स के अंदर बॉम्ब डालना शुरू करेंगे तो जो जहां पर होगा वहीं पर मर जाएगा और हो ना हो इन बॉम्ब्स की वजह से टनल्स भी कोलैप्स करना शुरू कर जाएंगी। मगर दोस्तों अमेरिका की फौज का ये फॉर्मूला भी काम न आया। पहली बात तो ये कि अमेरिका की फौज की तरफ से जो बॉम्ब फेंके जाते थे उनका असर सिर्फ एक छोटे से पोर्शन पर हुआ करता था, न कि टनल के एक बड़े हिस्से पर। साथ ही साथ ये बॉम्ब सिर्फ वहीं तक असरदार होते थे जहां तक टनल मुड़ी हुई ना हो, मगर सुरंग तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरी मुड़ जाती थी। और इसके अलावा अंडरग्राउंड सुरंगों में रहने वाले फौजियों का ये दस्तूर भी था कि जहां पर सुरंग मुड़ा करती थी वहां पर वो पत्थर या फिर लकड़ी के जरिए से कोई दरवाजा बनाकर लगा दिया करते थे, तो इस तरह से अब बॉम्ब का असर आगे बढ़ता ही नहीं था। इसके बाद अमेरिका की फौज की तरफ से ये भी फैसला किया गया कि क्यों ना जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाए। जहरीली गैसेस को ये लोग किसी भी तरह से रोक नहीं सकेंगे और जो टनल्स के अंदर जहां पर भी होगा वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। मगर दोस्तों खुफिया सुरंगों में रहने वाली फौज ने इसका हल भी कुछ इस तरह से निकाला कि उन्होंने अब अपनी सुरंगों के जो मेन दरवाजे हुआ करते थे उनके अलावा भी कुछ कुछ दूरी पर छोटे छोटे खुफिया सुराखों की तरह एक बड़े एरिए खोलना शुरू कर दिए। तो होता ये था कि अगर जहरीली गैसेस छोड़ी भी जाती थी तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर मोड़ पर पत्थर या लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, उसको बंद कर दिया जाता था ताकि ये गैसेस आगे ना आए। और जिन हिस्सों में ये गैसेस ऑलरेडी फैल भी चुकी होती थी तो धीरे धीरे उन्हीं सुराखों से ये गैसेस निकल जाती थी कि जो ऑलरेडी बनाए गए थे। अंडरग्राउंड सुरंगों में रहने वाले ये फौजी पूरा दिन आराम किया करते थे, जबकि रात का अंधेरा होते ही ये खुफिया रास्तों से बाहर निकला करते थे। बाहर निकलते ही अपना मिशन शुरू किया करते थे और इनका मिशन हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके दोस्तों की फौज को नुकसान पहुंचाना। कभी कोई अकेले में फौजी मिल जाता तो उसको कत्ल कर देते, वरना ये बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह को फिट करते। ऐसे बॉम्ब्स और ऐसे हथियारों को फिट करते कि जिन पर पैर पड़ने से या फिर किसी गाड़ी का टायर पड़ने से वो फौरन फट पड़े। और इस तरह से ये एक बार में ही कई अमेरिकी फौजियों की जान ले लेते थे। ये सारा काम इनको उजाला फैलने से पहले पहले करना होता था क्योंकि दिन निकलने से पहले ही ये अपने ठिकानों पर वापस आ जाते थे। साथ ही साथ अपनी जरूरत का वो सारा सामान भी इकट्ठा करके सुरंगों में ले जाते थे कि जिनकी इनको जरूरत हुआ करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था अमेरिका के लिए हालात पहले से बुरे होते जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। फिलहाल अमेरिका ने इन खुफिया सुरंगों से निपटने के लिए कई पैतरे अपनाए, बल्कि उसने तो अपने ही फौज के कई लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दी ताकि वो लोग भी इन्हीं खुफिया सुरंगों में जाकर उन लोगों का मुकाबला कर सकें कि जो इसके अंदर छुपे बैठे हैं। मगर फिर भी अमेरिका नाकाम ही रहा। और फिर 1975 में वो दिन भी आया कि जब पूरी दुनिया देख रही थी कि अमेरिका और उसके साथी फौजियों को पानी की टंकी के ऊपर खड़े हुए एक हेलीकॉप्टर पर लटक कर भागना पड़ा था। फिलहाल जब अमेरिका की हार हो गई और अमेरिका अपने से कई गुना कमतर फौज से हार कर यहाँ से चला गया, तब पूरी दुनिया को पता चला कि जिन सुरंगों की बड़े लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही थीं वो कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं थीं, बल्कि वो तो पूरा 120 किलोमीटर का सुरंगों का बड़ा जाल था। और याद रहे दोस्तों कि हमास की जिन सुरंगों की चर्चाएं होती हैं वो 120 नहीं बल्कि पूरी 500 किलोमीटर लंबी हैं। और ये भी याद रखने वाली बात है कि CNN के मुताबिक ये जो 500 किलोमीटर का फिगर है ये भी दरअसल सन 2021 का है, वरना इन 2 सालों में भी हमास ने इन सुरंगों के साथ क्या किया होगा, इनको कितना बढ़ाया होगा और कितना ज़्यादा एडवांस किया होगा, ये हम में से कोई नहीं जानता है। साथ ही साथ पिछले एक लंबे वक्त से लगातार हमास की तरफ से आने वाले बयानों से ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि इन खुफिया सुरंगों के अंदर 35,000 से ज़्यादा ऐसे लड़ाके मौजूद हैं कि जो इजराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों वियतनाम जंग की इस कहानी को सुनकर आप लोगों को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि हमास की इन सुरंगों को इजराइल के लिए एक खतरनाक जाल क्यों माना जा रहा है। और आखिर क्या वजह है कि जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सभी साथी लगातार इजराइल को ये कदम उठाने से रोक रहे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करने की राय दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास और ईरान लगातार यही चाहते हैं कि किसी तरह से इजराइल एयर स्ट्राइक्स की बजाय ग्राउंड पर उतरने का फैसला कर ले। यहाँ पर दोस्तों ये बात भी याद रखने वाली है कि वियतनाम वॉर तो आज से लगभग 50 साल पहले हुई थी।
آج دنیا کافی بدل چکی ہے، اسی لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ حماس کی جو سرنگیں ہیں وہ نہ صرف ویتنام کی سرنگوں سے بہت زیادہ لمبی ہیں بلکہ ایڈوانس بھی ہیں۔ فی الحال دوستو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل گراؤنڈ انویژن میں دیر سے دیر کرتا جا رہا ہے اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اس کو یا تو کوئی دوسرا آپشن مل جائے یا پھر وہ اس وقت تک حملہ نہ کرے جب تک وہ ساری چیزوں سے ریلیٹڈ اچھی طرح سے جانچ پڑتال نہ کر لے۔ فی الحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔